जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती पेपर लीक हुआ था, उसपे एसटीएफ ने क्या रिपोर्ट सबमिट की है, कहां से पेपर लीक हुआ था, उसकी स्टोरी को जानेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका को लेकर काफी लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था, उस सभी क्वेश्चंस के मैं रिस्पांस दूंगा। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो कट ऑफ आया, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया था कि कितना जा सकता है। इसके अलावा कौन सी बुक आपको जूनियर असिस्टेंट में फॉलो करनी है, उन सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। अब तक जो कहा जा रहा था कि ये भर्ती स्कूल या सेंटर से लीक की गई है, तो एसटीएफ ने इस पर जांच बैठाई थी। एसटीएफ इस पर जांच कर रही थी और जो खुलासे हुए बड़े चौंकाने वाले हैं। ये पेपर लीक अहमदाबाद गुजरात से किया गया है। गुजरात से पेपर को लीक किया गया, पहले ही पेपर लीक हो गया था। सेंटर तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में पहुंचने से पहले पेपर लीक हो चुका था। ठीक है, टीसीएल नाम की कंपनी ने जब पेपर प्रिंट होके आता है बॉक्स में, तो उसके 2 कर्मचारियों ने कांटेक्ट किया यूपी के नकल माफियों से, और यहां से और बिहार का भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। इन लोगों ने बकायदे वहां कंपनी के ऑफिस पहुंचे, वहां पर इन्होंने बॉक्स को पीछे से खोला, क्योंकि आगे से सील्ड होता है ताकि लोगों को पता ना चले। तो पीछे से खोला, पेपर निकाला, पेपर की फोटो खींची और फोटो खींचकर उसे सीधे इन्होंने सेंड कर दिया नकल माफिया को। ठीक है, और इससे पेपर अभी उत्तर प्रदेश में पहुंचा ही नहीं था। एग्जाम सेंटर तो जोड़िए, पहले ही पेपर लोगों को पता चल गया। लोगों को हरियाणा में ले जाके इस चीज बैठा के बकायदे इस पेपर का रट्टा मरवाया गया था, रट्टा प्रॉपरली। तो ये पूरे उसमें बहुत अच्छे खासे लोग गिरफ्तार हुए हैं, और ये पूरी भर्ती गुजरात से ही लीक कर ली गई थी। बिहार के कुछ कैंडिडेट्स का इसमें नाम है, और इसके अलावा यूपी के भी कुछ लोग इसमें पर्याप्त अच्छे खासे अमाउंट में इन्वॉल्व है। कुछ कर्मचारियों के नाम भी इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा आरओ को लेके भी जो अपडेट आ रही है पेपर लीक में, वो ये पता चल रहा है कि अयोध्या के स्कूल के सेंटर से ये पेपर लीक किया गया है। हिंदी का शायद रायबरेली से लीक किया गया है, और जो जीएस का पेपर था वो आपका लीक किया गया था अयोध्या के एक स्कूल सेंटर से। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है जूनियर असिस्टेंट 5512 की। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि उस दिन ही कहा था कि हो सकता है आपको आपका शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाए, और वैसा ही हुआ। 512 की शॉर्ट लिस्टिंग उसी दिन आपकी आ गई थी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो सबको मौका मिलेगा, और वैसा ही हुआ। देखिए, मैंने पहले आपसे ये बात बोल दी थी कि आप लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मौका मिल जाएगा अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला था। जो कट ऑफ गई, अनरिजर्व कैटेगरी हो चाहे सारी कैटेगरी हो, एसटी को छोड़ के, उनकी कट ऑफ 15 के आसपास रही। 15 के आसपास आपको इनकी कट ऑफ देखने को मिली थी। 15.22 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिली है, अनरिजर्व की भी, ओबीसी की भी, एससी की भी। ठीक है, और इसके अलावा एसटी की कट ऑफ तो 4 नंबर भी नहीं गई, मतलब शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ जो है वो 4 नंबर भी नहीं गई, 3.97 है, तभी आप क्वालिफाइड हैं। तो मतलब लगभग जिन्होंने फॉर्म भरा है सब क्वालिफाइड हो गए हैं, और 2 लाख से ऊपर बच्चे इसमें क्वालिफाइड हैं। तो इसका मतलब इसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। अब इसके पेपर के पैटर्न को समझते हैं। तो पेपर का जो पैटर्न होता है उसमें आपको पता है हिंदी आती है, ये 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। टोटल 30 क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का। इसके अलावा आपकी रीजनिंग आती है। ठीक है, रीजनिंग भी आती है, और रीजनिंग आता है आपका 15 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग का 15 क्वेश्चन होता है। जीएस आता है, जीएस का 20 क्वेश्चन होता है। कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर भी आता है, इसका 15 क्वेश्चन होता है। और उसके बाद यूपी का स्पेशल आता है, यूपी स्पेशल का पेपर आता है, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो टोटल यही आपका एग्जाम का पैटर्न है, 100 क्वेश्चन का पैटर्न है। टोटल आपको ये फॉलो करना है 120 मिनट में, मतलब आपके पास टाइम अच्छा खासा है, 2 घंटे का टाइम है। निगेटिव मार्क्स इसमें होता है, लगभग 1/4 इसकी निगेटिव मार्क्स है। अब कौन कौन सी बुक है जो आपके लिए बेस्ट रहेगी इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है।
5512 सीटों पर अच्छी खासी भीड़ है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हिंदी के लिए जो बेस्ट बुक होगी। तो मैं जहां तक जानता हूं कि आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो सबसे बेस्ट होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई और बुक फॉलो करनी है आदित्य के अलावा, तो मैं यही कहूंगा कि आप इसमें लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट की भी बुक अच्छी होती है, लेकिन मेरे ख्याल से आदित्य की बुक काफी अच्छी है। चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे यूपी ट्रिपल का कोई भी पेपर हो, ये बुक काफी अच्छा है। यूपी को बेस लेके इसको बनाया गया है, लेकिन अगर आपको दूसरा ऑप्शन भी चाहिए तो लूसेंट उसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, रीजनिंग में मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना रीजनिंग सॉल्व करना आसान होता आपको देखेगा। फिर भी अगर आपको कोई बुक चाहिए तो अरिहंत की किताब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अरिहंत की किताब में क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है। मतलब इस लेवल का होता है कि आपका जूनियर असिस्टेंट निकल जाएगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में उतने टफ रीजनिंग ट्रिक नहीं पूछे जाते जितना आपको यूपी पुलिस में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जीएस का जो आपका पेपर है, तो ये सबको पता है कि जीएस के लिए सबसे बेस्ट किताब जो किसी भी कंपटीशन में है वो है लूसेंट की। लूसेंट की बुक आप चाहे कोई भी कंपटीशन उठा के ले लीजिए, एसएससी, यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी, लूसेंट से बेहतरीन बुक आपको नहीं मिलेगी जीएस की। तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है लूसेंट, तो आप इसको जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एक बुक आती है परीक्षा मंथन। कंप्यूटर में एक बुक आती है परीक्षा मंथन करके, इस बुक को जरूर देखिएगा। ये बेस्ट बुक है कंप्यूटर के लिए, यूपी के एग्जामिनेशन के लिए, परीक्षा मंथन। इसको जरूर आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर में आपको पता है घटनासार आप फॉलो कर सकते हैं। घटनासार बहुत ही बेहतरीन बुक है यूपी के लिए स्पेशली। और इसके अलावा अगर आपको और लगता है तो दृष्टि आप फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि, ये दो किताब बहुत ही बेहतरीन है करंट्स को लेके यूपी के स्पेशली। और यूपी स्पेशल में अगर आपको कोई किताब चाहिए तो घटनासार में हालांकि यूपी स्पेशल दिया रहता है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी बुक आती है परीक्षा वाणी करके। ठीक है, परीक्षा वाणी करके एक बुक आती है, परीक्षा वाणी करके, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग पे फोकस कीजिएगा। टाइपिंग में देखिए यहाँ पे अगर आपका एरर होता है तो उसे मान लिया जाता है, एरर से कोई इश्यू नहीं है, लेकिन टाइपिंग की जो मिनट है वर्ड्स की वो बिल्कुल होनी चाहिए जितनी उन्होंने मांगी है। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग उसी में छटेंगे। एग्जामिनेशन का पैटर्न तो फिर इसका काफी इजी है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो वो है आपकी मुख्य सेविका को लेके। मुख्य सेविका को लेके काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अब तक जो बोला जा रहा था कि आयोग की तरफ से कुछ भेजा गया है, कोर्ट में कुछ सबमिट किया गया है, तो आयोग ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में कब कब चीजें सबमिट की है, स्टे हटाने के उन्होंने कितनी बार कोर्ट में अपना लेटर एप्लीकेशन सबमिट किया है। तो सबसे पहला लेटर उन्होंने सबमिट किया था तो वो था 21 जनवरी को। 21 जनवरी को आयोग ने सबमिट किया था कोर्ट में, ताकि यहां से स्टे हटाया जाए मुख्य सेविका की भर्ती को लेके। ठीक है, इसके अलावा फिर उन्होंने 6 फरवरी को ये काम किया। 6 फरवरी को भी उन्होंने अपने 6 फरवरी की डेट में भी उन्होंने डाला 2024 में, और फिर 5 मार्च को भी उन्होंने डाला है। ठीक है, आपकी डेट मिली है 18 तारीख के आसपास, और उम्मीद यही करते हैं कि इस बार आपका जो भी होगा फाइनल होगा, सुनवाई फाइनल हो जाएगी। और लोग पूछ रहे हैं कि अगर सर सुनवाई फाइनल हो जाती है तो रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। तो जब सुनवाई आपकी फाइनल हो जाएगी तो रिजल्ट, जैसे यूपी ट्रिपल एससी ने आपके कहा बन के तैयार है, तो उसमें थोड़े से प्रोसेस होते हैं, साइन करवाना पड़ता है आपके ऑफिसरों से, उसके बाद अपलोड करने में 1 से 2 दिन लग जाता है, इधर लग जाता है। ठीक है, और होली भी इधर पड़ रही है तो छुट्टी भी कुछ पड़ेगी। तो उम्मीद कीजिए कि मार्च के लास्ट वीक तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा आपका रिजल्ट, अगर सुनवाई फाइनल हो जाती है इस बार, और होनी चाहिए, क्योंकि अब सब कोई पूरी ताकत लगा रहा है आपकी भर्ती से स्टे हटाने के लिए। दूसरी बहुत ही क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि ओवरलैपिंग क्या होती है सर। ओवरलैपिंग को लेकर बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, ओवरलैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर इसका ज्यादातर फायदा रिजर्व कैटेगरी को ही होता है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनको ओवरलैपिंग में बड़ा फायदा होता है। ओवरलैपिंग मतलब हो गया कि मान लीजिए अनरिजर्व है
अनरिजर्व होता है। देखिए अनरिजर्व मेनली कहा जाता है कि जो सीट है वो सवर्णों की होती है, तो ऐसा नहीं है। अनरिजर्व जो सीट होती है वो एक्चुअली ओपन सीट है। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी का बंदा कोई भी कैटेगरी के बंदा सेलेक्ट हो सकता है यूआर में। यूआर में कोई कैटेगरी नहीं है। आप कह लीजिए एक सिंपल सी बात है कि जो इंडियंस होते हैं, मतलब इंडियंस, ना कास्ट ना रिलीजन ना कुछ भी, वो इंडियंस आपके यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी में मान लीजिए अगर 50 नंबर कट ऑफ गया है, कोई बच्चा है जो ओबीसी में 50 नंबर पाया, एससी में 50 नंबर पाया, एसटी में 50 नंबर पाया, तो वो इस कट ऑफ को छू रहा है, यूआर के कट ऑफ को छू रहा है। लेकिन उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है ओबीसी से, एससी से, एसटी से, तो उससे होता क्या है कि वो बच्चे जो ओबीसी के हैं वो भी अनरिजर्व में आ जाएंगे, भले उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन यूज किया हुआ है, भले उन्होंने एसटी का रिजर्वेशन यूज किया हुआ है, लेकिन उनका कट ऑफ चूंकि अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर है, तो उनको उनके टैलेंट के बेसिस पे यूआर कैटेगरी में दे दिया जाएगा। ये कंडीशन तब तक फॉलो है जब तक आप यूआर की एज लिमिट फॉलो कर रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपकी एज 30 हो गई, 31 हो गई और यूआर की एज 30 है और आपका जनरल में कट ऑफ के बराबर आपका कट ऑफ आया हुआ है, फिर आप चाहते हैं कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एज बेनिफिट अगर आप लेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बेनिफिट आप लेंगे, ऐसे में आप यूआर में नहीं जा सकते। लेकिन जिन्होंने एज बेनिफिट नहीं लिया हुआ, अभी कोटे से उनको कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। वो कैटेगरी में वो बच्चे जो अनरिजर्व कैटेगरी में कम मार्क्स पाए होते हैं, उनके लिए वो नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाकी कैटेगरी से बच्चे उसमें आना शुरू हो जाते हैं और बाकी कैटेगरी में वो सीटें खाली होने लगती हैं, और वो सीटें खाली होने का बेनिफिट ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको होता है। तो मतलब कैटेगरी वालों के लिए ओवरलैपिंग जो है वो एक तरह से वरदान है, और अनरिजर्व में जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी जिन्हें किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनके लिए ओवरलैपिंग इशू क्रिएट करता है। बहुत जगह ओवरलैपिंग नहीं भी होती है और बहुत जगह ओवरलैपिंग होती है। ये डिपेंड करता है आयोग पर कि वो करता है कि नहीं करता है। लेकिन ओवरलैपिंग होगी तो इसका बेनिफिट ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी को जरूर होगा। उनमें कम मार्क्स वालों के सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही टोटल आपका ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा है काफी बार, तो मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूं। इसके अलावा मुख्य सेविका में एक क्वेश्चन और है, जो है कि जो 40 प्लस पाए हैं, 50 प्लस पाए हैं, वो सेलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आप उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम आपको जो फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं 55 से 60 बता रहे हैं। अच्छा, उसमें टीचरों की भी गलती नहीं है। वो उन्होंने जब बच्चों को गूगल फॉर्म दिया था, मैंने खुद भी गूगल फॉर्म दिया था आपको भरने को, तो वहां पे भी आपने जितने भरे सब 60 प्लस वालों की अमाउंट इतनी अच्छी खासी भर दी गई। इसके अलावा जब मैंने आपका पोल भी लिया था, पोल में भी आप लोग अच्छे खासे अमाउंट में 60 प्लस। अब अगर वो डेटा सही भरे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डेटा आप गलत भरे हैं तो फिर नुकसान ही नुकसान आपको ही होने वाला है। लेकिन मैं एक सिंपल कट बात बता दूं कि आपका जो कट ऑफ मुख्य सेविका का रहेगा, जहां तक मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों ने फॉल्स भरा है, बहुत से बच्चों ने डेटा में फॉल्स भरा है, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है। ये कट ऑफ आपकी कम जाएगी, मुख्य सेविका की कट ऑफ आपकी कम जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। 40 प्लस और 50 प्लस वाले बच्चों के भी देखिए, 50 प्लस वालों के तो चांसेस हैं, 50 प्लस वालों के चांसेस हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि चांसेस नहीं है, चांसेस हैं। लेकिन बॉर्डर मैं एकदम ये नहीं कह दूंगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। डीबी आपकी कंडक्ट होगी, डीबी के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, कोई ये कह नहीं सकता है कि 40 प्लस वाले सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, कोई ये भी नहीं कह सकता 50 प्लस वाले सेलेक्ट नहीं हो सकते। आप ऑलरेडी एक जगह एग्जामिनेशन में ये चीज देख चुके हैं। ठीक है, पर इतना जरूर पता है कि कट ऑफ कम जाएगा, जितना पोल में आपका बताया गया ना। पोल में बहुत ही फॉल्स भरते हैं बच्चे, फॉल्स बहुत भरते हैं। तो पोल के हिसाब से लगभग लोगों ने अपना कट ऑफ बताया है, 55 से 60 का एवरेज लगभग लोगों का है। देखिए मैक्सिमम लोग तो कट ऑफ में आपका 8-9 नंबर का अंतर ऑलरेडी रखे हुए हैं पहले से ही, +8 +9, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है। 8 नंबर का फर्क बहुत बड़ी फर्क होता है। लेकिन आप किसी को कह नहीं सकते कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस इतना मैं आपसे कहूंगा कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी, आप डीमोटिवेट नहीं होइए। देखिए, डीमोटिवेट होने से कुछ मतलब नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है।
आगे की भर्ती की तैयारी करनी है, डीमोटिवेशन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे जैसा मतलब तो आईईएस और सीडीएस के फाइनल राउंड के इंटरव्यू से निकला था, तो उसके बाद भी डीमोटिवेशन नहीं देखने को मिला। डीमोटिवेशन होने से कुछ नहीं होगा, प्रिपरेशन करना है। और भी भर्ती आई है, उत्तराखंड में टीचर की भर्ती आई हुई है, एलटी ग्रेड टीचर की भर्ती है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छे खासे अमाउंट में आई है, मुझे लगता है बहुत अच्छा पद उसमें निकला हुआ है, तो आप वहां जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो देखिए, एक एग्जाम पर डिपेंड मत रहिए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं हुआ तो अगले एग्जाम के प्रिपरेशन आप करते रहिए, किसी ना किसी में क्लियर होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। बाकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।